हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए लेसन के साथ 9th क्लास का जो सीबीएसई का जो सेकंड टर्म के जो एग्जाम होने हैं उसमें इतिहास के अंदर जो सेकंड लेसन आने वाला है उसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और उस लेसन का नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। देखो, हिटलर का नाम आते ही हमारे ध्यान में एक तानाशाह की छवि झलकती है। हम हिटलर को एक तानाशाह के रूप में जानते हैं, लेकिन हिटलर ऐसे ही तानाशाह नहीं बना, कुछ परिस्थितियां थी उन्होंने उसको तानाशाह बना दिया था। तो उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। नाथसीवाद है वो क्या था, या किस प्रकार की विचारधारा थी, या किस प्रकार की आइडियोलॉजी थी, उसके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जर्मनी के बारे में विस्तार से समझेंगे हम, ठीक है। तो इस लेसन की शुरुआत होती है, वो एक 11 साल के एक बच्चा जो होता है उसकी कहानी से शुरुआत होती है। देखिए, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर लेंथी लेसन है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है टाइम लगे आपको वीडियो उपलब्ध होने में चैनल में, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के कारण थोड़ा समय लग रहा है वीडियो उपलब्ध होने में, ठीक है। तो वेट कीजिएगा, जो भी आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी उसके अंदर अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, जैसा आप क्लासरूम के अंदर अनुभव करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन की। तो जो नाथसीवाद और हिटलर का उदय है जो लेसन है, इसकी स्टार्टिंग एक 11 साल का एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है हेलमुट। हेलमुट नामक 11 वर्षीय बच्चे की कहानी के साथ इसकी स्टार्टिंग होती है। और ये 11 साल का बच्चा रात को आराम से नींद ले रहा है, अपनी चारपाई पर लेटा हुआ है। जैसे ही वो लेटा हुआ है तो उसके कानों में कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है कि उसके समीप वाले रूम में ही उसके माता पिता कुछ चर्चा कर रहे हैं, और गंभीर चर्चा चल रही है, उनके बीच गंभीर बहस चल रही है। वो धीरे से उनको सुनने की कोशिश करता है और उसको सुनाई देता है कि उसके पिताजी जो थे वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं उसके माता को कि क्यों न मुझे अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लेना चाहिए, या मुझे स्वयं अकेले ही सुसाइड कर लेना चाहिए। ये बातें वो सुनता है, वो सोचता रहता है, नींद आ जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे वो सुबह होती है, सुबह का दिन वैसा का वैसा नजर आता है। वो अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए जाता है, खूब सारी मस्ती करता है। वो मस्ती का दिन शायद उसके पिता के लिए या उसके माता पिता के साथ उसका अंतिम दिन कहा जा सकता है। वो खूब सारी मस्ती करने के पश्चात वापस आते हैं, उसके पिता वापस अपने ऑफिस में चले जाते हैं। उसके जो पिता थे वो नाथसी थे, यानी कि नाथसी जो विचारधारा है उसको माने थे। हिटलर के कट्टर समर्थक कह सकते हैं, वो समर्थक थे। और एक चिकित्सक थे, जाने माने चिकित्सक थे, बहुत अच्छी छवि थी, एक अमीर घराना था। तो वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में कुछ समय के पश्चात खबर आती है कि जो हेलमुट है उसके पिता ने अपने ऑफिस में सुसाइड कर लिया है। उस घटना से उस हेलमुट के बहुत बड़ा आघात लगता है और वो सोचने लग जाता है, और उसका ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है उसके पिता के सुसाइड का कि वो अगले 9 वर्ष तक अपने घर पर रोटी का एक निवाला तक नहीं लेता है। यानी कि अगले 9 वर्ष तक वो अपने घर पर खाना नहीं खाता है। 11 वर्षीय बच्चा है, लगभग 20 वर्ष की आयु तक वो अपने घर पर रोटी का एक निवाला तक नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि उसको ये भय है, उसको वो कानों के अंदर वो बातें सुनाई देती हैं जो माता पिता गंभीर बातें कर रहे थे कि हमें पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लेनी चाहिए। तो उसको ये भय है कि कहीं मेरी माँ है वो खाने के अंदर मुझे जहर न दे दे। इस भय से वो अगले 9 वर्ष तक घर पर खाना भी नहीं खाता है। इस प्रकार से उसका जीवन व्यतीत होता है। उसके पिता जो ही सुसाइड करते हैं, उसकी माता जी जो सुसाइड की है उसको छुपाने की कोशिश करती है। उसकी जो सनी हुई खून में लथपथ जो उसकी वर्दी है, जो उसके कपड़े हैं, उनको घर में अंगीठी के अंदर जला जाती है। यानी कि उस सुसाइड को भी कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जाती है। ऐसी घटना के साथ इस लेसन की स्टार्टिंग होती है। एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी कब की है? ये कहानी है 1945 की, 1945 के समय की ये कहानी का वर्णन किया गया है। और इस कहानी का संबंध कहीं ना कहीं हिटलर से जोड़ने की कोशिश की गई है, हिटलर से। और ये कहानी आपको ध्यान होगा 1945 का सन वही था
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, द्वितीय विश्व युद्ध था, वो समाप्त हुआ था। तो उस समय वो क्या थे, एक नाथसी थे, और कहीं ना कहीं नाथसियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जातियां की थी, चाहे वो यहूदियों के ऊपर, चाहे पोलैंड वासियों के ऊपर या अन्य लोगों के ऊपर, उसका भय सता रहा था। उनको ये भय सता रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ मित्र राष्ट्र अब क्या करेंगे। युद्ध समाप्त होने के पश्चात जो हमने लोगों के साथ जातियां की हैं, वैसी जातियां मित्र राष्ट्र हमारे साथ भी करेंगे। और उस भय के कारण वो सुसाइड करने पर सोच रहा था, पूरे परिवार के साथ सुसाइड करने की सोच रहा था। उसने स्वयं भी इसी भय से सुसाइड कर ली थी। ठीक है, तो इस कहानी की स्टार्टिंग कहीं ना कहीं हिटलर से जोड़ने की कोशिश की जाती है, या द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के जर्मनी के हालात वो कैसे हैं, वहां के लोगों के, वो नाथसी जो विचारधारा के लोग थे, उनके अंदर किस प्रकार का भय का माहौल था, उससे जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो इस कहानी के पश्चात हिटलर के बारे में थोड़ी चर्चा की जाती है कि हिटलर को भी ऐसा ही भय नजर आ रहा था, जिस समय उसने अपने प्रचार मंत्री के साथ एक बंकर के अंदर सुसाइड कर ली थी। उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम हिटलर के पूरे जीवन गाथा के ऊपर, कि कैसे हिटलर का उदय होता है, कहां पे जन्म, कैसे कैसे उसने काम किए थे। ठीक है, कैसे वो एक आर्मी के सैनिक से वो एक तानाशाह के रूप में परिवर्तित हुआ था, उसके विचार बदले थे, उसके ऊपर विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले इस लेसन की स्टार्टिंग होती है, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध था, उसके बीच का समय अवधि थी, वो कहीं ना कहीं जर्मनी के अंदर परिवर्तनकारी अवधि थी। और उस परिवर्तन ने कहीं ना कहीं हिटलर को एक सैनिक से एक तानाशाह के रूप में परिवर्तित करने का काम किया था। तो सबसे पहले थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर कैसी कैसी परिस्थितियां पैदा हुई, किस कारण से वो तानाशाह बना, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखो, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं, अधिकतर बच्चों को पता भी होगा। प्रथम विश्व युद्ध है, उसके बारे में, प्रथम विश्व युद्ध। देखो, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 to 18, 1914 से 1918 के दौरान। अगर तारीख भी याद करना चाहो तो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। ये लगभग 4 वर्ष तक ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध के अंदर कौन कौन सी शक्तियां थी या किन किन के बीच हुआ था। देखो, विश्व युद्ध है, इसका मतलब कोई 2 राष्ट्र तो नहीं थे, इसके अंदर बहुत सारे राष्ट्र थे। ठीक है, तो ये युद्ध है किस किस के बीच हुआ था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, और एक तरफ धुरी शक्तियां थी, जिनको केंद्रीय शक्तियां भी कह सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल पावर भी कह सकते हैं, एलाइड पावर भी कह सकते हैं, मित्र राष्ट्र या मित्र शक्तियां भी कह सकते हैं इसको। जो मित्र राष्ट्र थे उसके अंदर प्रमुख रूप से कुछ देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। देखो, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो मित्र राष्ट्रों के अंदर शामिल थे। दूसरी तरफ दूरी शक्तियों के अंदर एक तो जो इसका अगुवा था, इसका नेतृत्व करने वाला जो राष्ट्र था वो था जर्मनी। इसके अलावा, जर्मनी के अलावा एक था ऑस्ट्रिया था ऑस्ट्रेलिया के बजाय, और एक था तुर्की, जिसको उस समय ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था। ठीक है, तो ये थे दूरी शक्तियों के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। और मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। देखो, अमेरिका था वो स्टार्टिंग से प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शामिल नहीं था, वो 1917 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अमेरिका की छवि हमेशा से ऐसी रही, कभी भी, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हुआ चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कभी भी स्टार्टिंग से वो उस युद्ध के अंदर शामिल नहीं हुआ है। बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी चतुराई के साथ काम लेता है हमेशा से, इसलिए वो आज विश्व की एक महान शक्ति के रूप में जाना जाता है। जब जब उसको ये लगा कि फायदा होने वाला है, बंटवारा होने वाला भूमि का, संसाधनों का, तब उसने युद्ध के अंदर शामिल होने का निर्णय लिया। चाहे 1917 में देखो, 1918 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है,
शामिल कब होता है? जब युद्ध समाप्त होने वाला है, सब कुछ वो कमजोर पड़ गया है, उस समय बंटवारे की स्थिति में, लाभ या लालच की स्थिति में वो शामिल होता है। ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है कब? 1939 में, लेकिन अमेरिका शामिल होता है 41 के अंदर, 2 वर्ष बीतने के पश्चात इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो हमेशा से लालची प्रवृत्ति रही है इसकी, चतुराई से काम लेता है अमेरिका, और उसका कहीं न कहीं उसको फायदा भी मिला। तो मित्र राष्ट्रों के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से वो शामिल होते हैं, जबकि धुरी शक्तियों के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की है, जिसको ओटोमन साम्राज्य कहा जाता है, तो वो इसके अंदर शामिल होते हैं। इनके बीच युद्ध होता है, और इस मित्र राष्ट्रों के अंदर नेतृत्व करता है ब्रिटेन, और इधर जर्मनी है वो नेतृत्व करता है। आरंभ में क्या करते हैं? ध्रुवीय शक्तियां कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर है ना धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका इसमें शामिल नहीं था 1917 तक, तो ये सोचते हैं कि इनको हरा देंगे। कुछ स्टार्टिंग में ठोस कदम उठाते हैं, कुछ देशों को हरा भी देते हैं ये। ठीक है, लेकिन जो ही अमेरिका इसमें शामिल होता है, तो दूसरी शक्तियां हैं वो अपने हथियार डाल देती हैं, हार मान लेते हैं, और इनकी बुरी तरह से पराजय है वो देखने को मिलती है, और मित्र राष्ट्र वो इसके अंदर जीत जाते हैं। देखो, जीतने के पश्चात, युद्ध समाप्त होने के पश्चात 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के पश्चात कहीं ना कहीं जर्मनी को इस युद्ध का जिम्मेवार ठहराया जाता है। ठीक है, कि पूरा का पूरा युद्ध का जिम्मेवार है वो कौन है? वो जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी को युद्ध का जिम्मेवार ठहराया जाता है, और जर्मनी के ऊपर कहीं ना कहीं इसका हर्जाना चुकाने पर मजबूर किया जाता है कि जर्मनी इसका जिम्मेवार है, और जर्मनी को कहीं ना कहीं इस युद्ध की भरपाई करनी पड़ेगी। वो भरपाई कहां पे होगी? ये सभी के सभी जो मित्र राष्ट्र है वो इकट्ठे होते, एक स्थान आता है वर्साए का, वर्साए है, उस स्थान पर इकट्ठे होते हैं, और जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच एक संधि होती है, जिसको वर्साए की संधि के रूप में जाना जाता है। वर्साए की संधि बहुत महत्वपूर्ण है। वर्साए की संधि, वर्साए की संधि होती है किसके बीच? जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच। जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेवार ठहराया जाता है। कहीं ना कहीं वर्साए की संधि है, यही कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जिम्मेवार ठहराएगी, हिटलर को एक सैनिक से तानाशाह के रूप में बदलने का काम करेगी, वो ये वर्साए की संधि करेगी। ठीक है, अब वर्साए के अंदर इकट्ठे होते हैं, वर्साए के अंदर संधि होती है, उस संधि के अंदर कुछ महत्वपूर्ण समझौते होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर सहमति बनती है, कुछ चीजें जर्मनी के ऊपर थोप दी जाती हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कि जर्मनी के जो उपनिवेश जो बनाए थे इसने, जर्मनी ने जितने उपनिवेश बनाए थे, उपनिवेश छीन लिए जाते हैं इससे। उपनिवेश है, जितने भी उपनिवेश है जर्मनी से वो छीन लिए जाते हैं, क्योंकि जर्मनी ने अपने विस्तार कर दिया था, धीरे धीरे अपनी ताकत का बल का प्रयोग करते हुए आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो उससे जितने उपनिवेश उसने बनाए थे उनको छीनने की बात की जाती है संधि के अंदर। दूसरा जो महत्वपूर्ण, जो वर्साए की संधि में जो महत्वपूर्ण पॉइंट उभर कर सामने आता है वो आता है उसकी जो 10% आबादी है, 10% आबादी है वो भी इससे छीन जाती है। ठीक है, इस संधि के तहत। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है 13% भूभाग, 13% भूभाग है वो इसको गंवाना पड़ता है, क्योंकि इसके जितने उपनिवेश इसने बना रखे थे वो भूभाग कहीं ना कहीं छीने जाते हैं। वो भूभाग कैसे छीनते हैं, जर्मनी के मैप के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त जर्मनी का 26% कोयला भंडार है, कोयला भंडार है वो भी कहीं ना कहीं जर्मनी को गंवाना पड़ता है, वो मित्र राष्ट्र को देना पड़ता है। इसके अलावा इसको अपने 75% लौह अयस्क भंडार है, लौह अयस्क भंडार है वो भी मित्र राष्ट्रों को देने पड़ते हैं, इसे छीन जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखो बहुत सारा, इसको अपनी आबादी गंवानी पड़ती है, इसको अपना भूभाग गंवाना पड़ता है, इसको अपने उपनिवेश गंवाने पड़ते हैं, इसको अपने खनिज संसाधनों क्षेत्र जो है जिसमें कोयला है या लोहा है इसके वो भी गंवाना पड़ता है। इतनी सारी
दरिद्रता इतना दबाने के पश्चात भी मित्र राष्ट्र इसके ऊपर और भारी भरकंप है वो दबाने की कोशिश करते हैं और वो क्या करते हैं, इसके ऊपर 6 अरब पौंड जुर्माना लगाते हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध की भरपाई है वो इन पैसों से की जाएगी, और ये 6 अरब पौंड है वो जुर्माना देना पड़ेगा जर्मनी को, किसको, मित्र राष्ट्र को। ठीक है, इसके अलावा एक जो इसका क्षेत्र होता है वो राइनलैंड जो इलाका है, जो खनिज संसाधनों में संपन्न क्षेत्र है, वो भी इससे छिन जाता है। इस राइनलैंड के ऊपर भी मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो जाता है। देखो फिर से समझने की कोशिश करें कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात कहीं ना कहीं जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेवार ठहराया जाता है, इसको ही कसूरवार माना जाता है और इसके साथ मित्र राष्ट्रों को संधि करनी पड़ती है। ठीक है, कहीं ना कहीं जर्मनी से ये कहा जाता है कि आपको ये संधि करनी पड़ेगी, अगर ये संधि नहीं करते हो तो आपको युद्ध करना पड़ेगा अकेले ही जर्मनी को। ठीक है, तो जर्मनी मजबूर होता है, जर्मनी को वर्साई में इकट्ठे होते मित्र राष्ट्र और जर्मनी, और वहां पे एक संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, इस संधि की प्रमुख शर्तें कह सकते हैं, वो शर्तें क्या थी। सबसे पहली शर्त थी इसने अपने उपनिवेश है वो वापिस लौटाने पड़ेंगे, इससे उपनिवेश छिन जाते हैं। दूसरी शर्त थी इसके 10% आबादी है वो भी छिन जाती है, 13% भूभाग है वो छिन जाता है, क्योंकि उपनिवेश छिन गए तो इसका भूभाग भी छिन जाएगा। इसके अतिरिक्त 26% कोयला क्षेत्र, 75% लौह और 6 अरब पौंड का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है, जिससे जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाती है। ठीक है, और इसका जो खनिज संसाधनों में संपन्न जो क्षेत्र है राइनलैंड वो भी इससे छिन जाता है। देखो इन चीजों को देखे, पहले क्या था कि इस मैप के माध्यम से जर्मनी का मैप बनाने की कोशिश की है। इस मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि पूरा का पूरा ये जर्मनी का जो इलाका है ये एक विशाल जर्मन साम्राज्य के रूप में पहचाना जाता था प्रथम विश्व युद्ध के पहले। ठीक है, क्योंकि जर्मनी ने अपने आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया था शक्ति के माध्यम से और एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। ठीक है, लेकिन जो ही ये वर्साई की संधि होती है तो इस संधि के माध्यम से कुछ चीजें हैं वो इससे छीन जाती हैं। सबसे पहली बात करें, इसके जो उपनिवेश हैं जिनको इन्होंने छीना था, जैसे इधर एक देश पड़ता है फ्रांस है, इधर है बेल्जियम है, इधर आप पोलैंड देख रहे हैं, इधर डेनमार्क है, इधर है रूस है, चारों तरफ। तो फ्रांस का कुछ भूभाग इसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस फ्रांस से छीन लिया था। अब इसको क्या करना पड़ता है, रेड कलर से आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये जो क्षेत्र है ये फ्रांस को देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि ये कहीं ना कहीं उपनिवेश के रूप में स्थापित कर लिया था फ्रांस के से छीन कर इसने शक्ति के माध्यम से, तो इसको वापस लौटाना पड़ता है। यानी कि इससे 13% भूभाग जा रहा है, वो कौन सा भूभाग जा रहा है, ये कुछ क्षेत्र है, ये क्या है, ये बेल्जियम को लौटाना पड़ता है इसको। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो ऊपरी जो है उत्तर में ये जो भूभाग है ये डेनमार्क के कब्जे में आ जाता है, डेनमार्क इसके ऊपर कब्जा कर लेता है, डेनमार्क को इसको लौटाना पड़ता है। कुछ क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र देख रहे हो ये जो भूभाग है इसको किसको देना पड़ता है, ये पोलैंड को देना पड़ता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 क्षेत्र बचते हैं, एक तो ये क्षेत्र और एक ये छोटा सा इलाका। ये जो इलाके हैं वो लीग ऑफ नेशन इसको देने पड़ते हैं। अब लीग ऑफ नेशन क्या था, देखो यूएन को के बारे में बात करते हैं, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ पहले 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। उससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को लीग ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता था। अब लीग ऑफ नेशन क्या था, लीग ऑफ नेशन एक शक्तिशाली राष्ट्रों का एक समूह होता था, जिसमें ये जो शक्तिशाली राष्ट्र आप देख पा रहे हो इनका ही एक नेशन था, एक समूह था जिसको लीग ऑफ नेशन कहा था। तो इन्होंने क्या किया, कुछ इलाका अपने पास भी रखा, यानी कि इन्होंने सब ने मिलकर कुछ इलाके ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। ठीक है, तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जर्मनी को, और जो इसके जो लगभग उपनिवेश थे या 13% भूभाग था वो उससे छीन गया। इसके अतिरिक्त ये जो आप इलाका देख रहे हो, ये जो क्षेत्र है
ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है, ये है राइनलैंड। राइनलैंड का क्षेत्र है, यहां से एक नदी बहती है राइन नदी। राइन नदी के आसपास का क्षेत्र है जिसको राइनलैंड कहा जाता है, और राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है, अक्सर आपने पढ़ा भी होगा। तो ये जो क्षेत्र है ये संसाधनों में संपन्न क्षेत्र है, ये राइनलैंड वाला। इसको भी क्या करना पड़ता है, जर्मनी को गंवाना पड़ता है। इस इलाके के ऊपर भी मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो जाता है। ठीक है, अब इस के अंदर एक महत्वपूर्ण शर्त यह होती है कि राइनलैंड के अंदर जर्मनी अपनी सेना नहीं रख सकता है। ठीक है, तो जर्मनी इस क्षेत्र के अंदर अपनी सेना नहीं रख पाएगा, इसका मतलब ये भूभाग भी से छिन जाता है। तो वर्साई की संधि कहीं ना कहीं जर्मनी की कमर तोड़ के रख देती है। तो युद्ध से ही उसकी कमर टूट जाती है, और रही सही कसर है वो वर्साई की संधि है, वो इसकी कमर तोड़कर रख देती है। जर्मनी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। एक विशाल साम्राज्य के रूप में जर्मनी की पहचान थी, यूरोप की पहचान एक कर्जदाता के रूप में जानी जाती थी। अब ये कहीं ना कहीं एक कमजोर राष्ट्र के रूप में, कमजोर भूभाग के रूप में पहचान रखने लगा था। ठीक है, तो ये ऐसी दरिद्रतापूर्ण क्रूरतापूर्ण संधि के कारण कहीं ना कहीं जर्मनी के अंदर हिटलर का जन्म होता है, और आगे चलकर वो हिटलर इस संधि का बदला लेने के लिए या इस अपमानजनक संधि का बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं वो एक तानाशाह शासन के रूप में अपनी पहचान बनाता है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा प्रथम विश्व युद्ध किस किस के बीच हुआ था, और वर्साई की संधि की प्रमुख शर्तें क्या क्या थी, किस प्रकार से वर्साई की संधि ने एक जर्मनी के अंदर एक तानाशाह की प्रवृत्ति है वो पैदा की। एक ऐसे नेता जो विश्व के अंदर आज तक पहचाने जाते हैं हिटलर के रूप में, कहीं ना कहीं हम किसी तानाशाह व्यक्ति को हिटलर की संज्ञा देते हैं, तो वो इस प्रकार से हिटलर का जन्म होता है। इसके अंदर आसानी से आप समझ सकते हो वर्साई की संधि क्या थी, वर्साई की संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी, या किस प्रकार से वर्साई की संधि ने जर्मनी को तोड़कर रख दिया था, उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा। आगे हम हिटलर का उदय कैसे होता है, कैसे वाइमर गणराज्य का गठन होता है, कैसे वाइमर गणराज्य का उदय होता है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।